आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, 40 मिनट लग सकता है ना समझाने में। प्रिपेयर रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म अगर हम पढ़ें तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड दे आर वेजिटेटिव ऑर्गन। ये इसके क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन्स है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ is a flower having four whorls with a sepal, petal, stamen and carpel. Stamen are small sporophylls in which pollen rac or microsporangia is present, in which pollen grain is formed. This pollen grain are formed male gamete. स्टमन जो होता है पार्ट का वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या मिलेगा? मेल गैमेट्स। ठीक है। कार्पल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टिग्मा, ए लॉन्ग स्टाइल एंड वन ओवरी। कार्पल में क्या मिलेगा आपको? कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वन ओवरी में डिवाइडेड है। Ovules are found in a ovary in which egg cells are formed. Ovary जो होती है, ओव्यूल्स जो होती है वो ओवरी में होती है और इसमें एग सेल बनते हैं यानी वहाँ फॉर्म्ड होते हैं। Pollen grains reaches to stigma of flower by pollination। जब जब पॉलिनेशन होती है, जब जब हवाएं चलती हैं एयर वाइंड के थ्रू, तो ये पॉलिन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में अटैच हो जाते हैं। अटैच होना मतलब कि चिपक जाना। ठीक है। और चिपकने के बाद ये फिर क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं और पॉलिनेशन के थ्रू ये कहाँ तक पहुंचते हैं? ओवरी तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचेंगे? डन बाय द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाइंड, इंसेक्ट, वाटर, बर्ड्स, बैट, इट्स। मतलब कौन कौन होता है जिम्मेदार इसके लिए? वाइंड, इंसेक्ट, वाटर, बर्ड, बैट, इन ये सब क्या होते हैं? जिम्मेदार लेते हैं। मतलब इनके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? इनकी हेल्प करते हैं। सिक्रेशन सिक्रेशन ऑफ सर्जरी substances by stigma induce the pollen grain to germinate. Pollen tube grows in a size and enter into the ovule through the microphyll and release is to male gamete into the embryo sac। क्या होता है? जब पॉलिनेशन होगा तो स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलिन चिपक जाएगा और फिर वो एक ट्यूब की तरह ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा? साइज में एंटर लेते हुए ओव्यूल तक जाएगा और फिर वो माइक्रोफिल जो एंड करता है, मतलब जहां से वो एंड करेगा, वो मेल गैमेट कहाँ पर जाएगा? उसके एम्ब्रियो में। ठीक है। तो
एम्ब्रियो में जाकर वहां पर वो अटैच होगा गैमेट से। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। इसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट जो गैमेट होता है, देखो 2 से 3 गैमेट अटैच होते हैं, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर 2 से 3 मेल गैमेट अटैच होते हैं। जैसे मान लो 2 या 3 गैमेट उसके अंदर पहुंच गए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना अटैचमेंट स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट होता है वो अटैच होता है या फ्यूज होता है एग सेल में, ठीक है। फॉर्म ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, उसके बाद वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है 2n सिस्टम से। वो मियोसिस करता है और फिर वो अटैच होकर सेल बनाने लगता है। दिस इज द नोन एज फर्टिलाइजेशन, इसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द सेकंड मेल गैमेट, इसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट होती है वो फ्यूज होती है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक एग सेल है, ठीक है, ये एक एग सेल है, यहाँ पर फीमेल गैमेट है, ओके, ये फीमेल गैमेट है, ये ओवरी है बेटा, ठीक है। अब जो मेल गैमेट आएगा वो इस तरह से अटैच होगा, और अटैच होने से पहले वो सबसे पहले फ्यूज होता है या अटैच होता है फीमेल के फीमेल गैमेट से, और यहाँ पर ही ये फर्टिलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है, सेकंड जो मेल गैमेट होता है वो अटैच करता है इसके न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस से करने के बाद क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड बॉडी। इसके बाद ये उसके न्यूक्लियस से अटैच होकर ट्रिप्लॉइड यानी कि ट्रिपल ट्रिपल सेल्स बनाएगा। मतलब एक साथ बहुत सारे सेल्स इनको चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये ट्रिप्लॉइड बॉडी बनाने लगते हैं। इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, इसको ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखेंगे सब लोग, डबल फर्टिलाइजेशन 12th में भी है। Zygote grows to form embryo part and a triploid body grows to form the endosperm part of the seed, ठीक है। क्या होगा, ट्रिप्लॉइड बॉडी ग्रोज टू फॉर्म द एंडोस्पर्म पार्ट ऑफ द सीड। इसके बाद ये लोग स्टार्ट कर देंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, अब ये बॉडी न्यूक्लियस को फॉर्म कर चुकी है, न्यूक्लियस से अटैच हो चुकी है। अब ये लोग स्टार्ट कर देंगे कि ये तीनों जो गैमेट्स हैं वो कैसे सेल्स को बनाने लगेगी, ठीक है। ये सेल पहले एक एक बार मियोसिस के जरिए डिवाइड होगी, फिर 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, इस तरह से ये बनती जाएगी, ठीक है। सीड कैन रिमेन इन अ डोरमेंट स्टेज for the long time. Whenever seed get favorable condition, they germinate to form a new plant. It has been observed that absence to second fertilization cause development of embryo. ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं इसका साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लिखते जाइए बच्चों। स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेट का फॉर्मेशन जहां पर होगा या गैमेट फ्यूज होंगे वो साइकिल अलग होगी, और जहां पर स्पोर्स बनने के बाद न्यू प्लांट बनती है, न्यू प्लांट फॉर्म होती है, जर्मिनेट होती है, वो साइकिल अलग होता है, ठीक है। तो जब न्यू प्लांट की बात करें तो उसको कहेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होगे एक प्लांट दिख रहा है आपको, और उसमें दिख रहा है एक फ्लावर, ठीक है। वो फ्लावर में आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे जो कुछ डिवाइडेड फॉर्म में है, जैसे एंथर, कनेक्टिव टिश्यूज एंड फिलामेंट, इससे कहेंगे स्टेमेन। और फीमेल बॉडी है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल, ठीक है। सेपल अलग पार्ट है। अब ये क्या करते हैं, स्टाइल पार्ट को देखो, स्टाइल पार्ट में आप ऊपर देख रहे होगे स्टिग्मा का पार्ट है,
और स्टिग्मा के ऊपर होता है फ्यूजन। ये फ्यूजन पहले दिखेगा आपको कि पॉलन ग्रेन जो है वो अपने जो गैमेट्स है वो वहां पर डालेंगे और यहाँ पर ही गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगा। जब ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है गैमेटोफिटिक रीजन या जनरेशन, उसके बाद लास्ट देखो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जाइगोट दिख रहा होगा, है ना। ये जाइगोट कैसे बनेगा? फ्रूट के बनने के बाद। ये जाइगोट बनेगा फ्रूट के बनने के बाद। फिर ये फ्रूट बनता जाएगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सेकेंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स मतलब कि ये एंड जो एग है वो एक तरह से एम्ब्रियो का शेप लेने लगेगा और यहाँ पर 2n प्रोसेस होगी, मतलब मियोसिस प्रोसेस होगी। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, मतलब ये एम्ब्रियो, ये सीड कोट खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? कॉटलोडीन। कॉटलोडीन का मतलब होता है जो बीज होते हैं, जो सीड्स होती है वो ऊपर फटती है, बर्स्ट होती है। और बर्स्ट होने के बाद फिर ये फॉर्म होती है एक जर्मिनेटेड पार्ट में। ये जर्मिनेटेड पार्ट रेडिकल फॉर्म में और प्लूम्यूल, है ना, प्लूम्यूल पार्ट में दिखाई दे रहा है आपको। ये जर्मिनेट पार्ट जब प्लूम्यूल और रेडिकल पार्ट में स्टार्ट होता है तो उस प्लांट का फिर न्यू बर्न होता है, मतलब वो प्लांट अब ग्रो करने लगता है, डेवलप होने लगता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक। अब देखिए जर्मिनेशन कैसे होगा, गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन कैसे होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने स्टाइल की बात की थी और यहाँ पर एक एंथर दिख रहा है आपको, उस फ्लावर का एंथर है, उसका फिलामेंट पार्ट दिख रहा है। ये एंथर क्या करता है? सबसे पहले तो अपने गैमेट फॉर्म करता है और अपने गैमेट फॉर्म करके माइक्रोस्पोरेंजिया बनाता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक मेयोसिस प्रोसेस होगा जिसमें मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। ये माइक्रोस्पोर्स बढ़ते जाएंगे और फिर ये माइक्रोस्पोर्स बनाते जाएंगे पॉलन ग्रेन। यही बनाते जाएंगे माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये मतलब कि ये एंथर के अंदर हो रहा है, ना कि ओवरी के अंदर। एंथर के अंदर जब ये पॉलन ग्रेन बढ़ते जाएंगे, फिर ये पॉलन ग्रेन वाइंड के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, या कहना चाहिए वाटर के थ्रू, कहीं ना कहीं से ये फीमेल की स्टाइल बॉडी से अटैच होते हुए, सॉरी स्टिग्मा बॉडी से अटैच होते हुए ये गैमेट फॉर्म करेंगे। यहाँ पर ही इनका मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, मतलब यहाँ पर अटैच होगा। ये मेल गैमेटोफाइट ओवरी से अटैच होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ये फर्टिलाइजेशन फिर सेपरेट करेगी, क्या लेयर बनाती है वो, क्या नाम है उसका? सस्पेंसर सेल्स, है ना। सस्पेंसर सेल बनाएगी। जैसे कि आप देख रहे होगे कि ओवरी का जो साइज होता है वो सस्पेंसर सेल्स के जरिए बढ़ता जाता है, मतलब कि पहले एक छोटा लास्ट साइज होता है और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जहां पर ये साइज ये वाला होगा, यहाँ पर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा और ये फर्टिलाइजेशन एग का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो पार्ट है वो बनाती जाएगी एक न्यू पार्ट ऑफ फ्रूट का। ठीक है, जब फ्रूट बनने लगता है ना तो ये पार्ट को बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि फ्रूट में बहुत सारे, आप देखते होंगे कि फ्रूट में जूसेस होते हैं, उस फ्रूट में उसका अपना एक लेयर्स होता है। अगर वो फ्रूटी प्लांट नहीं है तो वो सिर्फ एक स्पोर प्लांट भी कह सकते हैं। जैसे कि आप हिबिस्कस को देखेंगे, वो तो कोई फ्लावर प्लांट है, वो सिर्फ फ्लावर आप दिखाई देता है। लेकिन जब वो ओव्यूल के जरिए, ये ओवरी के जरिए फर्टिलाइज कर दिया जाता है तो उसमें छोटे छोटे से फ्रूट जैसे आकार के दिखते हैं, है ना। फिर बाद में वो पेड़ से गिर भी जाता है। तो वो चीज है। अगर फ्रूट प्लांट की बात करें तो फ्रूट प्लांट में सबसे जरूरी होता है उस फ्रूट का ओव्यूल। ठीक है, उस फ्रूट का ओवरी, ये मेन काम होता है उसका। क्लियर है बच्चा सबको? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
दोनों का जो फ्लो चार्ट है, अगर इसमें फ्लो चार्ट नहीं है, एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट में है कि नहीं है? जिम्नोस्पर्म पाइनस का है फ्लो चार्ट, वो भी फ्लो चार्ट उतने अच्छे से नहीं है, कोई बात नहीं। फ्लो चार्ट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का फ्लो चार्ट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक प्लांट दिख रहा है, उसके कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, स्पोरोफिटिक है, फ्लावर है, फ्लावर में कार्पल है, ओवरी है, स्टेमन है। पेज नंबर 149। क्या नाम है बेटा आपका? अपना नाम डालो। ठीक है ना, आपको पता है ना जूम क्लास में अटेंडेंस होती है, तो इस तरह के स्माइली फेसेस का ऐड मत देना, ठीक है। फ्लो चार्ट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें हम देखते हैं कि एक फ्लावर है, कार्पल है, ओवरी है, स्टेमन है, मेगास्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसके थ्रू मेगास्पोर्स मदरसेस, मदरसेस से मेगास्पोर्स, मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक फीमेल के गेमेटोफाइट पे अटैच होगा, ये एक्सेल बनाएगा, एक्सेल पोलर न्यूक्लियाई बनाएगा, एक्सेल पोलर न्यूक्लियाई बनाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएंगे, फिर ये न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा और फिर ये बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है। ये होगा इसका गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में आप देखो तो ये सेम चीज रहेगी, सेकेंडरी न्यूक्लिया रहेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म रहेगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म में plant with the roots and the embryo, zygote, and a stigma and a microsporangia, microspores मदर सेल मियोसिस के जरिए बनाती जाएगी। क्लियर है बेटा? यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? जब न्यूक्लियस, और कहाँ होता है डबल फर्टिलाइजेशन, बताइए। प्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मैम जब दो मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, पहला वाला किसे फ्यूज करता है? पहला वाला एक्सेल से फ्यूज करता है एंड सेकेंड वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता ही है, ठीक है, चाहे आप कहीं भी एग्जाम दो। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एक सेकंड बेटा, है ना। थैंक गॉड। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से रिलेटेड किसी को डाउट? नो मैम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, आप लोग एक बार रीड आउट कर लो। फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, इसके क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट इज
लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट किंगडम जो कि मैंने अभी असाइनमेंट में दिया है आपको, तो समझिए इसे। देखिए बेटा, जब आप असाइनमेंट में लिखेंगे तो इसका जो हेडलाइन है इसका जो हेडलाइन है वो इसका जो हेडलाइन है आप उसे लिखेंगे। उसके बाद डिप्लॉयड लाइफ साइकिल पैटर्न लिखेंगे और फिर इसे हैप्लो डिप्लो प्रॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न भी लिखेंगे, ठीक है। 3 पैटर्न पे लिखेंगे और 3 पैटर्न पे लिखने के बाद आप उसका जो ये जो फ्लो चार्ट बनाया गया है, हेम्प्लॉटिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये तीनों लिखेंगे, ठीक है बेटा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न क्या होता है कि जिसमें सोमेटिक जो फेज होते हैं गैमेटोफाइट के, जहाँ पर एन यानी मियोटिक सेल्स बनते हैं, ये गैमेटेंजिया यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। ये गैमेट का फॉर्मेशन 2 टाइप से करती हैं, एक होती है मेल, एक होती है फीमेल। फिर ये फ्यूज होती है और फ्यूज होने के बाद ये गैमेटोफिटिक फेज एक पार्ट पे डिवाइड होती है जिसे स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं, ठीक है। फिर ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाती है जिसमें 2n साइकिल्स भी होती है। 2n साइकिल्स का मतलब है जाइगोट बनाते टाइम ये डबल फर्टिलाइजेशन करती है, ठीक है। मियोसिस के जरिए फिर ये स्पोर बनाती है और स्पोर्स के जरिए फिर ये सोमेटिक फेज गैमेटोफाइट रीजन बनाती है। यहाँ तक इसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। सेकंड है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल पैटर्न। इसमें ये होता है कि सोमेटिक फेज स्पोरोफिटिक फेज को कैसे क्रिएट करती है। सोमेटिक फेज स्पोरोफिटिक फेज दो 2n के रूप से करती है, मतलब कि 2n सेल्स बनाती है। और यहाँ पर ये 2n सेल्स मेल सेक्स ऑर्गन भी बनाती है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनाती है। ये दोनों मियोसिस के जरिए मेल गैमेट फॉर्म करते हैं और फीमेल भी फीमेल गैमेट करती है, ठीक है। ये एक तरह का फेज बनाती है जिसे गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं, जिसमें n सेल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों के एक एक सेल बनेंगे या 1 से 2 बनेंगे। फिर ये दोनों फ्यूज होते हैं तो स्पोरोफिटिक फेज में ये 2n सेल बनाएगी और 2n सेल बनाते टाइम ये जो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगी, मतलब 2 बार सेल का फर्टिलाइज करेगी और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर माइटोसिस बनेगी और फिर माइटोसिस से सोमेटिक फेज स्पोरोफिटिक फेज से चेंज हो जाएगी। ये होगी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? ये दोनों का मिला जुला जो पार्ट होगा ये होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, ठीक है। मतलब कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज ये दोनों जब मिल जाती है तो उसे कहेंगे हैप्लॉइड फेज या डिप्लॉयड फेज, यानी साथ में। सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। क्या होता है कि जब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है तो ध्यान से समझेंगे कि स्पोर्स मदर सेल और स्पोर सेल 2 अलग अलग लाइफ साइकिल देते हैं, ठीक है। इसमें मियोसिस और माइटोटिक दोनों डिवीजन होते हैं। हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज में मेन डिफरेंस ये होता है कि हैप्लॉइड फेज 1 सेल बनाता है और डिप्लॉइड फेज 2 सेल बनाता है। जहां जहां 2 सेल की ये एक साथ डबल
सेल की जरूरत पड़ती है वो होता है गैमेट का फॉर्मेशन। जहां जहां पर गैमेट फॉर्म होगा या गैमेट से फर्टिलाइज का फॉर्म होगा या एग सेल बनेंगे, हमें ज्यादा सेल की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां डिप्लॉयड सेल बनते जाएंगे। गैमेटोफाइट में भी हैप्लॉयड फेज एक सेल बनाएगा, मतलब उतने ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, फिर भी ये सेल्स हैप्लॉयड सेल बनाते हैं। ठीक है, तो यही मेन रीजन है और कोई रीजन नहीं है। हो जाएगा सबसे, चैप्टर क्लोज करें। Yes, ma'am. इस Yes, चैप्टर ma'am. से Yes, कोई ma'am. डाउट है बेटा, पूछ सकते हो। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। कि फुल जो चैप्टर है वो प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप 11th के चैप्टर को हमेशा याद रखेंगे। 11th रिपीट करता है 12th में। ठीक है बेटा, तो 11th के कोई भी चैप्टर को आप भूलेंगे नहीं। 11th का कोई भी चैप्टर आप कभी नहीं भूलेंगे, 12th तक नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4। अब तक हमने प्लांट प्लांट किया, अब हम पढ़ते हैं एनिमल एनिमल। नोट डाउन करते जाइए बेटा, जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगी आपको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिए। एनिमल किंगडम, अभी तक हमने प्लांट किंगडम पढ़ा, प्लांट के स्पोर्स, गैमेट, दुनिया भर की चीजें पढ़ी। अब आप स्पोर्स से जुदा हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। स्पोर्स नहीं रहेगा, गैमेट रहेंगे। ठीक है, गैमेट रहेगा, बट वो स्पोर्स, स्पोरफिटिक, डिप्लॉयड, डबल फर्टिलाइजेशन ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग हो जाती है। क्या होगी? दिस किंगडम इंक्लूड ऑल यूकैरियोट, heterotrophic and multicellular organism. About 1 million species of animal are known to us, which have been identified and named by the scientists. Their number is constantly increasing day by day. These animals are not only numerous in number but also show a considerable diversity in their structure and function. As we know, animals are heterotrophs. दूसरों पर आधारित, दूसरों पर डिपेंड, दूसरों से मदद लेना, यही बस एनिमल का काम है। ठीक है, प्लांट मतलब घास खाना, प्लांट्स की पत्तियां खाना, शाकाहारी मतलब एक वेजिट फॉर्म में, और जो मांसाहारी है, जो हेटेरोट्रॉफिक है, वो मांस खाना, दूसरे को मार के खाना, बस ये इनकी लाइफ साइकिल है। तो ये पूरा अपनी लाइफ जो है रहती है, इनका जो पूरा होल लाइफ रहता है, ये फूड और रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ, इसी पर डिपेंड करता है। प्लांट का सेम है, प्लांट जितना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, एनिमल हमारे उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह का बैलेंस करते हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ एक दूसरे के लिए जीते हैं। प्लांट तो हमारे लिए भी जीते हैं, इंसानों के लिए जीते हैं, लेकिन एनिमल्स हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं होते। क्या आप सुने हो कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है? नहीं, सॉरी, एनिमल हमें ऑक्सीजन देता है? नहीं देता, सिर्फ इसे मारकर खाया जाता है। कहने का मतलब कि इंसान इसे मारकर खा सकते हैं, बस यही हेल्प है इनकी। उसमें भी वही इंसान खाते हैं जिनकी जिनको लगता है कि टेस्ट चाहिए, बाकी लोग नहीं खाते हैं। तो यही है कि एनिमल किंगडम में एनिमल्स अपने ग्रोथ, अपने फूड, अपनी कहना चाहिए कि डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। इंट्रोडक्शन में आप देख लो, पढ़ लो। Sedentary animals, all multicellular animals are known as metazoans, and their cells are capable of performing all the essential activity of life.
But as the body has become the multicellular, cells of the body do not perform all the function. They have become the specialized to perform different function. Hence, complexity. There's the form of their form and their structure has occurred. This cellular direction to perform specific function is known as physiological division of labor. ठीक है? फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कहना चाहिए कि इनकी फिजियोलॉजी जो इनका शेप साइज है वो डिवीजन है इनकी इनकी अपनी लाइफ साइकिल में, इनकी अपनी रूटीन में। ठीक है, जैसे जिसका मुंह सामने से उभरा हुआ है वो इसलिए उभरा है क्योंकि ये चबाने का काम करते हैं, निगलने का काम करते हैं। सांप को देख लो, ठीक है, मेंढक को देख लो, क्रोकोडाइल को देख लो, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का मतलब हमारे बॉडी की जो शेप साइज, जो दिखते कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा, फिजियोलॉजी मतलब किसी के शेप साइज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब आती है बात कि एनिमल इतने डाइवर्स क्यों है, इतने डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से। ठीक है, कोई चलता है, कोई रेंगता है, कोई दौड़ता है, कोई तैरता है, कोई सांस लेता है, कोई बिना सांस के भी रह सकता है, कोई गिल से सांस लेता है, कोई नाक से सांस लेता है ना। तो अलग अलग डिफरेंशिएट है, कोई पैरों से चलता है, कोई फीदर से चलता है, तो इस तरह से डिवाइड है। जैसे मैंने कल परसों बताया था कि एक एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक रेतीले जमीन में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं और जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अलग होते हैं। एक उड़ने वाले होते हैं बर्ड्स, वो भी एनिमल ही है, बर्ड्स में गिने जाते हैं बट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके अपनी अपनी एक फिजियोलॉजी है, इनके अपने अपने एक ढंग है, ये सांस लेना, चलना फिरना अलग अलग तरीकों से करते हैं। ठीक है, उड़ते हैं, खाना पीना भी वैसे ही करते हैं, वेजी लाइफ भी जीते हैं, और मतलब खाने का भी इनका अलग अलग प्रोसेस। ओके, तो उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसको हम कल स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को। प्लांट किंगडम से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, पूछ सकते हो आप। चलिए लेफ्ट होते जाइए। आह,